अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली की, जहां उज़ैर बलोच के एतराफ़ी बयान की गूंज सुनाई दी। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने एतराफ़ी बयान पढ़कर सुनाया। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के नाम आने पर पीपी अरकान आपे से बाहर हो गए। पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी ने कोरम की निशानदेही की और अपोजिशन अरकान ऐवान से चले गए। पीपल्स पार्टी की शाजिया सुमरो ने मुराद सईद को हैंड फ्री दे मारी, जो उन्हें नहीं लगी। हुकूमत भरपूर कोशिश के बावजूद कोरम मुकम्मल ना करा सकी और इजलास जुमे की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। एक जीआईटी सिंध हुकूमत ने पेश की और दूसरी अली जैदी ने। इनमें से कौन सी ठीक है? ये सवाल उठाकर पीटीआई वजीर मुराद सईद ने मुल्ज़िम उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान पढ़ डाला। ऐवान में हंगामा खड़ा हो गया। मैंने अवैस मुजफ्फर टप्पी को आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों पर कब्जे में मदद के लिए इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी अरकान आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम आने पर आपस से बाहर हो गए। ऐवान छोड़कर चलते बने। यहाँ तक कि पीपी रुकन शाहिदा रहमानी को कोरम की फिक्र लाहिक हो गई। ऐवान के तवज्जो कोरम की जानिब निशानदेही करती हूँ कि कोरम पॉइंट आउट करती हूँ। और तो और पीपी रुकन शादिया सोमरो ने दूर ही से सही हैंड फ्री लपेट कर मुराद सईद पर खींच मारा, जो उन्हें नहीं लगा। पार्लियामेंट में अरकान असम्बली अक्सर जोश में होश खो बैठते हैं। कभी मुंतखब नुमाइंदे आपस में दस्तो गरेबा होते हैं, तो कभी मुखालफिन पर हेडफोन या चूड़ियाँ फेंक दी जाती है। पार्लियामेंट के कुछ ऐसे ही वाक़यात इस रिपोर्ट में देखते हैं। पार्लियामान, जहां अवाम के मसाइल के हल के लिए नुमाइंदे सर जोड़ते हैं, मगर कभी सूरत हाल ऐसी भी हो जाती है। ये सिलसिला कई बरसों से चला आ रहा है। कभी तहमीना दुल्ताना ने उस वक्त के वजीर खजाना पर चूड़ियां फेंकी, तो कभी पीटीआई और लीगी अरकान दस्तो गिरेबां होते नजर आए। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और पीटीआई अरकान में भी कई मौके पर तलखी हुई। अच्छा ठीक है ना भाई, लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी आता हूँ, आओ ना, मैं तो तैयार हूँ। सूबाई असम्बलियों में ऐसे मनाजिर देखने में आते हैं। सिंध असम्बली में पीपी की रुकन कुलसुम चांडियों ने भी पीटीआई अरकान पर हेडफोन फेंका था। रेंजर्स के साबिक सेक्टर कमांडर के नदीम मलिक लाइफ में तहलका खेज इंकशाफात। उज़ैर बलोच को कुछ सियासी लोग तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। बासित शुजा तमाम जराइम पेशा अफराद किसी न किसी जमात से मुंसलिक होते थे। बासित शुजा का ऐसा कहना है। उज़ैर बलोच ने तस्लीम किया है कि वो अफसरान के तबादले कराता था। सानिया नाज पीपल्स अमन कमेटी की प्रेस रिलीज बनाती थीं, बाद में MPA बनी। गैंगस्टर मारे गए। कादिर पटेल ने लाशें रखकर सड़क ब्लॉक की। बासित शुजा का यह भी कहना था कि नेटो का असलहा भी लियारी में लाया गया। ज़ैर पाकिस्तान से कैसे भाग गया, उसको कुछ लोग, सियासी लोग उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे। बाकी GIT के अंदर उसने ख़ुद भी इस बात का इकरार किया है कि उसके पास ईरानी पासपोर्ट था। उस ईरानी पासपोर्ट से वो उसकी मदद से वो बॉर्डर क्रॉस करके गया। कोई भी कराची का जो ऑर्गेनाइज क्राइम है और पॉलिटिक्स का नेक्सस है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। किसी भी जगह पे उस वक्त तक ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं पनप सकता जब तक कि उसको पॉलिटिकल बैकिंग ना हो। उज़ैर बलोच ने खुद तस्लीम किया कि वो इंतज़ामी अफसरान और पुलिस अफसरान की तकर्री और तबादले करवाता था। पुलिस बैकिंग के, सियासी बैकिंग के बगैर वो कैसे मुमकिन हो सकता है। एक और खातून जो कि लियारी अमन कमेटी की, पीपल्स अमन कमेटी की स्पोक्स पर्सन थी, सानिया नाज, वो प्रेस रिलीज़ बना के पीपल्स अमन कमेटी की मीडिया के लोगों को दिया करती होती थी। वो MPA बने। तमाम वो हक़ाइक़ कैसे सियासी लोग सरकर्दा बशमूल वज़ीर आला फरियाल तालपुर वगैरह उज़ैर बलोच के घर पे जाया करते होते थे और वहाँ पे अशाइये जो में शिरकत करते थे। ये तमाम बिल्कुल वाज़िया है और अगर लियारी के लोगों से पूछा जाए तो वो भी इसके ऊपर मजीद रोशनी डालेंगे। आप बराह रास्त इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं फरियाल तालपुर, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर। मैं मलिक साहब ये कह रहा हूँ कि उनके साथ बिल्कुल राब्ते थे। 2012 में ऑपरेशन के दौरान सिंध रेंजर्स का एक ऑफिसर था DSR हनीफ, वो गैंगस्टर के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गया। उसी ऑपरेशन में कुछ गैंगस्टर्स भी मारे गए। जो गैंगस्टर्स उसके अंदर मारे गए थे उनकी मैयतें कादिर पटेल
और मुख्तलिफ जो सियासी लोग थे लियारी के, ये रख के इन्होंने नटी जटी पुल को जो है बंद कर दिया, उस शाहरा को ब्लॉक कर दिया। पीपल्स पार्टी की साबिक स्पीकर और मौजूदा हुकूमत की वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा भी लियारी गैंग वॉर के मामले पर बोल पड़ी। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में सवाल किया, रहमान बलोच को रहमान डकैत किसने बनाया? 2008 में उम्मीदवारों को जितवाने के लिए रहमान बलोच को अमेरिका से फ़ोन कौन करता था? किसने रहमान मलिक से कहा था पीपल्स पार्टी के जलसे करवाएं? हिट करके चाहते हैं कि जो मेरा मुंह बंद है तो मैं अब खोलूं, मुंह खोलूं। मैं इनसे पूछती हूँ, रहमान को रहमान डकैत किसने किया? और रहमान को, बलोच को 2008 में आपको अपना कैंडिडेट जिताने के लिए अमेरिका से कॉल्स कौन कर रहा था? अमेरिका में जो शख्सियत है उस वक्त आपको मालूम है कि वो कौन थे? सारे सियासी लोगों को पता है, मेरे पास सियाद साहब बैठे हैं, इन्हें भी पता है कि अमेरिका में कौन था। इनकी लीडरशिप, ये अभी इन्होंने आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया। ये जो बड़े हमदर्द है इस वक्त, जी मैं ये कह रही हूँ, ये जो इनके हमदर्द हैं वो चाहते हैं कि मैं मुंह खोलूं और मैं वो बातें लाऊं। खबरों में आगे देखिए, के इलेक्ट्रिक की मनमानियां अब नहीं। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की नैब में पेशी, प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट और ख़रीदारी से मुताल्लिक़ सवालात किए गए। सलीम मांडवीवाला बोले, ताजिर और सरमायाकार पहले ही खौफजदा हैं, नैब निजी कारोबार में मुदाखलत से गुरेज करे। आदिल तनूली की रिपोर्ट। जाली अकाउंट केस में डिप्टी चेयरमैन सेनेट नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स में पेश। तफ्तीशी टीम ने 1.5 घंटा से जायद सलीम मांडवीवाला से पूछगछ की। तफ्तीशी टीम ने ओवरसीज कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी के प्लाट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट और खरीदारी से मुतल्लिक सवालात किए। जियाले रहनुमा से रिकॉर्ड भी मांग लिया। वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में सलीम मांडवीवाला ने नैब के तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी। उल्टा नैब की कार्रवाइयों को मईशत दुश्मन करार देकर कौमी एहतसाब ब्यूरो को अपने रवैये पर नजरसानी का मशवरा भी दे दिया। नैब का वजूद आया था ऑन गवर्नमेंट करप्शन के लिए। अब नैब एक्चुअली अब चला गया है बिजनेसेस को देखने, ट्रांजैक्शंस को देखने, प्राइवेट चीज़ों को देखने। तो नैब मैं समझता हूँ अपने मैंडेट से हट गया है। नैब की जानिब से सलीम मांडवीवाला को इस बार पेशी पर तहरीरी सवालनामा नहीं दिया गया। के इलेक्ट्रिक पर किसका इख्तियार है? कौमी असेंबली में बहस छिड़ गई। कराची में लोड शेयरिंग पर हुकूमती और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने आ गए। वफाकी वजीर उमर अयूब ने यह भी वाजे कर दिया कि इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली नहीं ले सकती। MQM ने लोड शेयरिंग के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद से जहीर अली रिपोर्ट करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में फिर गर्मा गर्मी। कराची में बिजली लोड शेडिंग पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। वजीर तवानाई उमर अयूब बोले कि इलेक्ट्रिक का मसला आज का नहीं, सालों पुराना है। कंपनी के पास इजाफी बिजली लेने की सलाहियत ही नहीं। वफाकी वजीर ने करंट लगने से पेश आने वाले हादसात का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। करंट जो है वो पानी में लगता है, अर्थ होता है, लोग फौत होते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मेहरबानी करके के इलेक्ट्रिक तो हो गई होगा जिम्मेदार, पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग हैं उनको भी उनके खिलाफ FIRs होनी चाहिए। शाजिया मरी की वफाक पर तनकीद, कहा सिंध का एक भी नुमाइंदा के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में शामिल नहीं। वजीर तवानाई बताएं कितने दिनों में लोड शेडिंग का मामला हल होगा। वफाकी वजीर असद उमर ने मामला जल्द हल कराने की यकीन दहानी करा दी। ये हुकूमतें कहती थी कराची हमारा मसला नहीं है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कराची हमारा है, कराची के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ की भी घन गरज, बोले कराची में बिजली बहरान को गलत रंग दिया जा रहा है। इजलास में MQM ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मंगल को पार्लियामेंट के बाहर धरना देने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से मिलकर मामला हल करने का टास्क सौंप दिया है। इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की है, जिसमें सूबे की सूरत हाल और के इलेक्ट्रिक के मामलात पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने असद उमर और इमरान इस्माइल को के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से रब्ता करने की हिदायत की है और के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से मिलकर मसाइल का हल मुमकिन बनाने की हिदायत की है। गवर्नर सिंध ने वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी से मुलाकात में सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। कराची का कौन सा इलाका है जहां बिजली का बहरान नहीं? कोरंगी से औरंगी तक कोई इलाका इस अजाब से नहीं बचा। अवाम गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग आ चुके हैं। नेपरा ने अवामी मसले पर कल कुली कचहरी लगाने का फैसला कर लिया है। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। जनरेटर इस्तेमाल करो या पंखे झलो, के इलेक्ट्रिक की सलाहियत जवाब दे चुकी है। पहले गर्मी की वजह से बेहिसाब लोड शेडिंग की जाती रही,
रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। बिजली से परेशान है, गर्मी इतनी है और लाइट का कोई हाल नहीं है। लाइट नहीं होगी तो पानी कैसे आएगा? बड़ी मुश्किल में, पूरी पूरी रात लाइट नहीं होती है, सामान सारा खराब होके चला जाता है, गोश्त पानी वगैरह। चुल्लू भर पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कराची के किनारे समंदर है, जाइए और डूब जाइए, कम से कम हमारा दिल ही ठंडा हो जाएगा। कराची वाले हजारों का जनरेटर और रोज की बुनियाद पर सैकड़ों का फ्यूल फूंक कर बिजली भी खुद पैदा करें और फिर के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग का अजाब भी झेलें। फ्यूल एडजस्टमेंट उस वक्त तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अब जो बिलें आ रहे हैं उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस प्रीवियस महीनों के लग के आ रहे हैं। अवामी मसले पर नेपरा ने जुम्मे को खुली कचहरी लगाने का फैसला किया है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। टाल मटोल के दिन गए, माजरा क्या है कुछ ही देर में बताएंगे। चीनी की तरह पेट्रोल बहरान पर भी कमीशन बनेगा। कमीशन पेट्रोल की किल्लत और क़ब्ल अज़ वक्त कीमतें बढ़ाने की तहक़ीक़ात करेगा। वफाकी हुकूमत कमीशन के TOR 16 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि 26 तारीख से तेल महंगा करके माफिया को 7 अरब रुपए का फ़ायदा पहुँचाया गया। ये बुरी तर्ज हुक्मरानी की इंतहा है। समात का मज़ीद अहवाल शाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत और कीमत में इजाफे के खिलाफ दरखास्तों की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चेयरपर्सन ओगरा और अटॉर्नी जनरल पेश हुए। चीफ जस्टिस ने वजारत पेट्रोलियम के जवाब को अल्फाज का घोरक धंधा और होम्योपैथिक करार दिया और रिमार्क्स दिए कि जिम्मेदारों को 4 करोड़ रुपए का जुर्माना करके छोड़ दिया, जबकि 26 तारीख से कीमतें बढ़ाकर माफिया को 7 अरब रुपए का फायदा दिया गया। इनके नजदीक ये बुरी तर्ज हुक्मरानी की इंतहा है। अटॉर्नी जनरल ने चीनी की तरह पेट्रोल के मामले पर कमीशन बनाने की तजवीज दी। फाइनली बाजार यही है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जिस तर्ज पे शुगर की समाअत हुई है उसी बुनियाद के ऊपर आगे ये समाअत जाएगी और बाकायदा कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट बना जाएगा, TOR बनेगा और वो रिपोर्ट फिर अदालत के सामने आएगी। अदालत ने आइंदा समाअत पर TORs मांग लिए। अदालत ने ऐसा मजबूत कमीशन बनाने की हिदायत की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी जवाब तलबी कर सके। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कहना था कि क़ब्ल अज़ वक्त कीमतें बढ़ाने के फैसले में कोई बदनीयती शामिल नहीं। हम सब जो पेट्रोल की कीमतें 26 तारीख से बढ़ाएगी उसमें कहा है कि बदनीयती थी। पेट्रोलियम वाले से पूछा, कोई बदनीयती नहीं। तो क्या ये वैसे भी गवर्नमेंट कमीशन बना दी, उसे पता चल जाएगा। केस की मजीद समाअत 16 जुलाई को होगी। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। टाल मटोल के दिन गए। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे का सफर महफूज बनाने और कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा रेलवे का निज़ाम ऐसा नहीं कि ट्रेन ट्रैक पर चल सके। हुकूमत ने 21,000 मुलाजमीन फारिग करने का इंदिया भी दे दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। दुनिया में बुलेट ट्रेन चल रही है लेकिन पाकिस्तान रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर काम के काबिल नहीं। आए रोज के हादसात से कीमती जिंदगियों और रेलवे का नुकसान हो रहा है। महकमे के तमाम शोबों में ओवरहॉलिंग की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को रेलवे का सफर महफूज बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतल्लिक भी 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। रेलवे खसारा आज खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का वजीर रेलवे के भर्तियों से मुतालिक बयान पर हैरत का इजहार। कहा शेख रशीद कहते हैं रेलवे में 1 लाख भर्तियां करेंगे। महकमे के पास पहले ही 77,000 मुलाजमीन हैं। वो नए मुलाजमीन को कहां भर्ती करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत की कोशिश है मुलाजमीन की तादाद कम करके 56,000 तक लाई जाए। 1 लाख नई भर्तियां ML1 मंसूबे के लिए की जाएंगी। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी रेलवे की सरजनिश करते हुए कहा रेलवे का निजाम ऐसा नहीं कि ट्रेन ट्रैक पर चल सके। सेक्रेटरी रेलवे, CEO और तमाम DS फारिग करना पड़ेंगे। अदालत ने प्लानिंग डिवीजन से ML1 मंसूबे से मुतालिक रिपोर्ट तलब करके कराची सर्कुलर रेलवे के लिए उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब नाला और नाजमाबाद से मुलिका ग्रीन लाइन से रास्ता यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। अदालत ने कमिश्नर कराची और चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत ने 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया है। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि अगस्त के तीसरे या सितंबर के पहले हफ्ते में मामलात का दोबारा जायज़ा लेंगे। हालात ठीक न हुए तो फैसले पर नज़रसानी का ऑप्शन भी खुला है। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने स्कूल खोलने के लिए SOPs तैयार कर लिए हैं। SOPs के मुताबिक स्कूलों में बच्चों और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। नर्सरी से मैट्रिक तक बच्चों को तमाम मज़ामीन नहीं पढ़ाए जाएंगे। सिर्फ अंग्रेज़ी, हिसाब और साइंस के पीरियड होंगे, फिर छुट्टी हो जाएगी। बाकी मज़ामीन घर पर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। तमाम स्कूलों में कोई ब्रेक, असम्बली या फंक्शन नहीं होगा।
किसी क्लास में 20 तलबा से ज़्यादा बैठने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसे स्कूल जहां जगह कम हो उन्हें मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में खोला जाएगा। क्लासों में डेस्क के दरमियान 1 मीटर का फासला रखना लाजमी होगा। एक डेस्क पर 3 के बजाय 2 बच्चे ही बैठ पाएंगे। बच्चों के आने से पहले रोज़ाना हर क्लास में जरासीम कुश स्प्रे किया जाएगा। सरकारी और निजी स्कूल बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाएंगे। सरकारी स्कूल अपने बजट से सैनिटाइज़र खरीदेंगे। बच्चों और असातिज़ा का स्कूल आमद पर रोज़ाना बुखार भी चेक किया जाएगा, जिसके लिए अमले की ड्यूटी लगाई जाएगी। जुड़वा शहरों के बासियों के लिए अच्छी खबर। कोरोना और दीगर वबाई अमराज के शिकार मरीजों के लिए इस्लामाबाद में जदीद तरीन हस्पताल कायम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, ईद उल फितर पर लापरवाही के बायस वायरस तेज़ी से फैला। इस ईद पर एहतियात ना की तो कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं। अरहम खान की रिपोर्ट। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कोविड-19 की बात की जा रही है, हम कोविड-19 से मुकाबला कर रहे हैं। हुकूमत के 5 साल पूरे करने की बात आवाम के लिए बद्दुआ है। उन्होंने मुतालबा किया है कि शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। वो कराची में APC के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पहली मरतबा आपका बजट जो है ज़ीरो से नीचे चला गया। आपकी बरामदात ख़त्म हो चुकी हैं, पैसा नहीं रहा है। मजीद कितना इस मुल्क को तबाह करना है। आप तो मेरे ख्याल में कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो हम तो अभी तक कोविड-18 के साथ नबुर्दाज़मा है। 5 साल पूरे करने का माना यह है कि आप पूरी कौम को बद्दुआ दे रहे हैं। वोट कौम की अमानत है, ये वापस कौम को दी जाए। इलेक्शन शफाफ किए जाएं। एक अंडे को निकालने से कुछ नहीं होगा, पूरा टोकरा जो है वो खराब है। माइनस आल की बात करें। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो कौम का बोझ उठाए, वज़ीर आज़म उसको कहते हैं जो कौम पर बोझ हो। विफाक कुछ कहता है, सूबा सिंध की हुकूमत कुछ कहती है। एक सूबा कुछ कहता है, 3 सूबे कुछ कहते हैं। क्या इलेक्ट्रिक हो या पूरा वापडा एक ही हालत है। तहरीक इंसाफ के एम ने मलिक अहमद हुसैन की समा को दिए गए इंटरव्यू पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। पार्लिमानी कमीशन बनाकर अहमद हुसैन को बतौर गवाह तलब करने का मुतालबा किया गया है। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे। वो आपको जाके कहें कि आप बिस्मिल्लाह करें, हम हाजिर हैं, फिर तो बिस्मिल्लाह करने वालों की देर है। और अगर बिस्मिल्लाह करने वाले ही खान साहब से मुखलिस हो तो कहां से बिस्मिल्लाह हो। समा के इंटरव्यू की गूंज पंजाब असम्बली तक पहुंच गई। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन के इंकशाफात पर करारदाद जमा करा दी गई। नून लीग की रुकन राबिया नुसरत का कहना है कि MNA के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अंदर ही -1 की साजिश हो रही है। तो ये बताया जाए कि बिस्मिल्लाह करने वाला कौन है। अगर खान साहब से मुखलिस होते तो आज -1 की बात करते। खान साहब समथिंग फिशी इज देयर तकरीर किया असम्बली में शामू साहब। मैं तो उस तकरीर को चोर की दाढ़ी में तिनका कहूँगा। करारदाद में कहा गया है कि अहमद हुसैन ने तस्लीम किया है कि मुल्तान में तारीखी करप्शन के जिम्मेदार शाह महमूद कुरैशी हैं। इस वक्त मुल्तान में जितनी करप्शन हो रही है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई। जिम्मेदार अगर कोई है तो वो शाह महमूद कुरैशी है। लीगी रुकन ने मुतालबा किया कि आटा, चीनी, पेट्रोल और अद्वियात समेत दीगर स्कैंडल्स में हुकूमती लोग मुलविस हैं। इंक्वायरी के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए जिसमें अहमद हुसैन को बतौर गवाह तलब किया जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर है कि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने 11 जुलाई से दूध 10 रुपए फी लीटर महंगा करने का ऐलान कर दिया है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत की कोई रिट ही नहीं। सलमान अहमद की रिपोर्ट। डेयरी फार्मर्स ने फिर कराची वालों की जेब पर छुरी चलाने की तैयारी कर ली। 11 जुलाई से 10 रुपए लीटर दूध महंगा करने की ठान ली, जबकि इस वक्त सरकारी निर्ख 94 रुपए है। इसके बावजूद 110 रुपए बेचा जा रहा है। हुकूमत की रेट कम से कम होनी चाहिए। कमिश्नर को ये होना चाहिए, हमारे ये CM को होना चाहिए, उनके अदर जो मार्केटिंग के जो उसको देखते हैं उनको होना चाहिए कि देखे भाई इसको देखे कि आम कंज्यूमर के ऊपर क्या गुजर रहा है। दूध फरोश भी डेयरी फार्मर्स की मनमानी के आगे मजबूर हैं। कहते हैं हुकूमत उन्हें जुर्माना करने के बजाय फार्मर्स को क्यों नहीं पकड़ती। डेयरी फार्मर्स तो रेट बढ़ा देता है, लेकिन पिस्ता बीच में दुकानदार है, कस्टमर भी बातें सुनाता है, वहाँ से फिर गवर्नमेंट भी जो है ना एतराज़ करती है। सदर डेयरी फार्मर्स एंड कैटल एसोसिएशन शाकिर गुज्जर तो पहले ही 2 टोक कह चुके हैं कि कमिश्नर को जो करना है कर लें, वो रेट बढ़ाकर ही रहेंगे। मगर शहरी कहते हैं इंतजामिया अगर अपनी रेट पर अमल नहीं कराएगी तो गरीब आवाम कहाँ जाएंगे।
कराची की इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। कमिश्नर इफ्तिखार शेरवानी के अहकाम सिर्फ कागजों तक ही महदूद रहते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद हो या सरकारी नर्ख पर दूध सब्जी की फराहमी, आवाम के लिए सब दीवाने का ख्वाब बना हुआ है। शहरी पूछते हैं कहाँ है कमिश्नर, आकर देखे तो सही गरीब किस हाल में है। कमिश्नर को तो अल्लाह ही पूछेगा। पब्लिक जाती है, आवाम जाती है, मीडिया थोड़ा प्रेशर देती है तो वो दिखाने के लिए 2-4 बंदों की टीम बना के सर्वे पे भेज देते हैं। यकीन करो अब तो ऐसा हो गया है कि सुबह खाते हैं तो शाम का पता नहीं होता, शाम को खाते हैं तो सुबह का कंफर्म नहीं होता कि खा सकेंगे नहीं। ये हमारे लिए क्या किया हुकूमत ने? कमिश्नर पता नहीं कहाँ पर है, तो इसको सीट बदली करना चाहिए ना इसको। यहाँ गरीब मर रहा है, मरने दो, हमें क्या, हमें तो पैसा चाहिए, जो भी बढ़ जाए बढ़ जाए। गरीब अब हम मर रही है, उनको क्या भला। वहाँ जाओ शिकायतें लेके, भाई ये चीज महंगी है, निकलते ही नहीं है, बोलते भाड़ में जाए। हमें गरीब कहीं भी है, दालें महंगी, चावल महंगा, दूध महंगा, घी महंगा, सब्जियां महंगी, कोई चीज बता दें सस्ती है। अहदाफ हासिल करने में नाकामी या मामला कुछ और। सिंध हुकूमत ने पहले 14 लाख टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया, फिर हदफ कम करके तारीख बढ़ा दी, लेकिन गंदम की खरीदारी का तब्दील करदा हदफ भी पूरा न हो सका। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी। महकमा खुराक की जानिब से 14 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का टारगेट रखा गया था, जिसे अब 12.5 लाख मैट्रिक टन कर दिया गया है। और जो 30 जून तक ये खरीदारी मुकम्मल होना थी, जो नहीं हुई, और अब ये खरीदारी 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। 12.5 लाख टन मैट्रिक टन जो गंदम है वो खरीदना है। उसमें अब तक महकमा खुराक की जानिब से 12,36,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी की गई है। आज वज़ीर-ए-आला सिंध की जानिब से जो इजलास था उसमें महकमा खुराक ने ये खदशा ज़ाहिर किया कि पंजाब में कीमतों के इजाफे के बाद सिंध में भी गंदम के बहरान का खदशा पैदा हो सकता है, जिस पर वज़ीर-ए-आला ने कहा कि किसी भी सूरत में गंदम का बहरान पैदा नहीं होना चाहिए और सिंध में आटे की कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात में एक और इंकशाफ। हमलावरों के सहूलतकारों का पता चल गया है। दहशत गर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन के नंबर्स भारी रकम देकर हासिल किए गए। सऊद बिन मुर्तज़ा रिपोर्ट करेंगे। पाक धरती पर मैली निगाह से देखने वालों की कोई चाल कामयाब ना हो सकी। वतन दुश्मनों ने हमले के लिए चमकती गाड़ी से लेकर मोबाइल फोन सिम तक लाखों रुपए फूंक दिए, मगर जांबाज सिपाहियों ने दुश्मन की सारी चालें खाक में मिला दी। स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की छानबीन करने वाली टीमों ने अहम बैठक लगाई, जिसमें तफ्तीश के दीगर पहलुओं पर गौर किया गया। हुक्काम के मुताबिक हमलावरों के जेर इस्तेमाल तमाम मोबाइल फोन नंबर्स किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थे, जो भारी रकम देकर हासिल किए गए थे। मोबाइल सिमें दूसरे सूबे से ली गई थीं। सहूलतकारों का सुराग लगा लिया गया है, जिसकी बुनियाद पर जेल में कलदम तंजीमों के कैदियों से भी पूछगछ की जाएगी। CTD के जेरे हिरासत 1 दर्जन से ज्यादा अफराद से भी तफ्तीश की जा रही है। रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुलाजमीन और मुबैना मुतासरीन के दरमियान झगड़ा। फरीकैन का प्रेस क्लब के बाहर डंडों और पत्थरों का आज़ादाना इस्तेमाल, 3 अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। प्रेस क्लब इंतजामिया ने कार्रवाई के लिए थाना सिटी में दरख्वास्त दे दी। सरकारी ज़मीन पर कब्जे का मामला। फैसलाबाद में पुलिस एहलकार दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए, बुजुर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाया, घसीटते हुए बाहर फेंक दिया। CPO ने दोनों को मुअत्तल कर दिया। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। पुलिस एहलकार आपे से बाहर, खवातीन का ख्याल किया, ना ही किसी बुजुर्गों का। फैसलाबाद के इलाके पेंसरा में पुलिस एहलकार नदीम और मोहम्मद इरफान 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में दाखिल हुए। बुजुर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाया और घसीटते हुए दीवार से बाहर फेंक दिया। यही एहलकारों ने घर का सामान भी बाहर फेंक दिया। खातून मदद के लिए पुकारती रही। सिटी पुलिस ऑफिसर के मुताबिक मामला सरकारी जमीन पर कब्जे का है, ताहम कानून को हाथ में लेने पर दोनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। खुर्रम शहजाद, समा, फैसलाबाद।
और टीवी एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल को 1 साल मुकम्मल हो गया। केस की गुत्थियां सुलझ सकी ना ही अब तक मुल्जिमान को सजा मिली। मुरीद अब्बास की बेवा ज़ारा अब्बास ने इंसाफ के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ियों के हमरा एहतजाज किया और कातिलों को फौरी सजा देने का मुतालबा किया। मुजाहरे में PTI, JDA और MQM के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल को 1 साल बीत गया, मगर सरेआम कत्ल करने वाले मुल्जिम आतिफ जमान पर फर्दे जुर्म भी आयद न हो सकी। एंकर मुरीद अब्बास को 9 जुलाई 2019 को डिफेंस में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। बेवा ज़ारा अब्बास इंसाफ के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत के चक्कर लगाती है, मगर निजाम इंसाफ की बेहिसी ज़ारा अब्बास को मायूसी की तरफ धकेल रही है। शौक नहीं है मुझे यहाँ पर ऐसे खड़े होकर तमाशा लगाने का, लेकिन क्योंकि जब इंसाफ नहीं हो रहा तो इंसाफ के लिए मैं आऊँगी, मैं चीखूंगी, मैं शोर मचाऊंगी। इंसाफ क्योंकि आप लोग जो देंगे ना वो किसी पे एहसान नहीं है, आप लोगों का फर्ज है और हम लोगों का ही हक है। मुरीद अब्बास के कत्ल के 2.5 माह बाद शरीक मुल्जिम आदिल जमान को गिरफ्तार करके असले का लाइसेंस भी बरामद किया गया। आतिफ जमान और आदिल जमान तफ्तीशी टीम के सामने एतराफ़े जुर्म, जबकि दोनों मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों ने भी शिनाख्त कर लिया है। जेल पुलिस की जानिब से सिटी कोर्ट में मुल्जिमान को VIP प्रोटोकॉल देने के खिलाफ मीडिया ने खबर नशर की तो पुलिस ने मुकदमा सिटी कोर्ट से जेल में कायम अदालत में चलाने की इस्तदा की। जेल में कायम अदालत में कभी मुल्जिम आदिल जमान के वकील तो कभी आतिफ जमान के वकील पेश नहीं होते। शरीक मुल्जिम आदिल जमान ने अदालत से जमानत हासिल कर ली है। मुद्दई मुकदमा इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में आदिल जमान की जमानत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 2 हफ्ते बाद होगी। इरफानुल हक, समा, कराची। सिंध हाई कोर्ट ने लियारी इमारत गिरने के केस में हुकूमत को आईना दिखा दिया। इरफानुल हक रिपोर्ट करेंगे। लियारी हादसे में 26 जानें जाया हो गईं। SBCA इमारतें खाली नहीं कराता। कराची में पानी है न बिजली, गैस भी नहीं आती। लोगों के पास तो रहने को जगह नहीं, फिर अवाम खस्ता हाल इमारतों में ना रहें तो कहाँ जाएं? सिंध हाई कोर्ट हुकूमत के जेर साया SBCA पर बरहम। लियारी वाक़े में कत्ल का मुकदमा खत्म कराने की दरख्वास्त पर अदालत लगी तो बदनसीब इमारत के मालिकान ने तस्लीम किया कि बिल्डिंग खस्ता हाल थी। SBCA को आगाह भी किया मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। इमारत खाली कराना SBCA का काम था, लेकिन पुलिस ने कत्ल का मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज किया। जस्टिस अब्दुल मालिक ने रिमार्क्स दिए, हर कोई एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है। इमारतें गिरती हैं, लोग मर जाते हैं। अदालत ने SBCA और दीगर फरीकैन से 4 अगस्त तक रिपोर्ट तलब कर ली। इरफानुल हक, समा, कराची। जामिया कराची के शोबा क्रिमिनोलॉजी में चोरी की वारदात का मुअम्मा हल ना हो सका। मुल्जिमान कीमती अशिया छोड़कर थीसिस पेपर्स और तमाम रिकॉर्ड ले उड़े। वारदात का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। जराइम से मुतालिक खोज और तहकीक की दरसगाह जामिया कराची का शोबा क्रिमिनोलॉजी खुद ही जराइम पेशा अफराद के निशाने पर आ गया। चोरी की इस वारदात में मुल्जिमान ने नकदी समेटी, ना ही कोई और कीमती अशिया को हाथ लगाया, बल्कि डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड और थीसिस पेपर्स लेकर चलते बने। अमले का कहना है कि सुब डिपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो सामान बिखरा हुआ मिला। ये वाकया आया है कल मैं कराची में नहीं आया था। मुझे चेयरमैन साहब ने कहा कि ऐसा वाकया पेश आया है। आज सुबह मैं आया हूँ तो ये सब चीज़ें जिस तरह अभी आपने देखा है, सब चीज़ फैली हुई थी, सब चीज़ें ताले टूटे हुए थे। महकमा क्रिमिनोलॉजी से ही मुल्जिमान की खोज लगाने की महारत सीखने वाली पुलिस अब मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश कर रही है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ साबरी, समा, कराची। रवा साल 5 पाकिस्तानी नौजवानों को डियाना अवार्ड से नवाजा गया। लाहौर की एक लड़की ने कम उम्री में ही बैनुल अक़वामी डियाना अवार्ड अपने नाम किया है। ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाने वाली इस लड़की की कहानी आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। ज़नाना फाउंडेशन की बुनियाद मैंने अपने घर की डाइनिंग टेबल पे रखी जब मुझे पता चला कि रज़िया बाजी माई हाउस होल्ड हेल्पर, उनको कितना शौक़ है ख़ुद भी पढ़ने का और अपनी बेटियों को भी तालीम फराहम करने का। 2 साल के अंदर अंदर हम लोगों ने ज़नाना फाउंडेशन का पहला स्कूल लाहौर के अंदर इस्टेब्लिश किया, जहाँ 250 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन आज भी तालीम हासिल कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं फैसलाबाद के एक ऐसे नौजवान से जिसने आने वाली नस्लों को इल्म की दौलत से माला माल करने के लिए दिन रात मेहनत की। मैंने किताब फाउंडेशन की तामीर की थी, जिसका मकसद ज़रूरतमंद बच्चों को किताबें देना था। ये किताबें हमने बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में प्रोवाइड की थी।
हमने एक स्कूल चिन्योट में बनवाया है और एक फैसलाबाद के करीब। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि एक दिन पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट करूँ। डेरा गाजी खान के छोटे से गांव की नबीला अब्बास का एक ही ख्वाब है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बच्चा या बच्ची ना हो, ख़ास तौर पे देहात के इलाकों से, जो तालीम हासिल ना कर रहा हो। मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान को एक पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट कर रही हूँ और अपने नौजवान के लिए काम कर रही हूँ। हम अहमद के पास मौजूद हैं, जो अहमद नईम यार खान से जो बच्चों की तालीम में जो है मदद कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। लास्ट ईयर हमने 2019 में एक डिजिटल स्ट्रीट स्कूल प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था, जिसका सोली पर्पज़ ये था कि हमने जो बच्चे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ रट्टा सिस्टम एजुकेशन की वजह से स्कूल को छोड़ के आए होते हैं, हमने उन लोगों को डिजिटल टूल्स के ज़रिए उनकी एजुकेशनल इंटरेस्ट को इन्हांस किया था। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।